हैं अपने अगले चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन कर रहे हैं और ये दूसरा चैप्टर है हमारा। बेटा देखो ये रिवीजन हमारी जो है वो बहुत छोटी और जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आधे घंटे 40 मिनट की मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए। इसको आप ऐसा करिए कि ना जैसे गाने की तरह सुनते हैं ना, ज्यादा ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, केवल कान में लीड लगाइए और इसको ध्यान से बस सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर सुनने पे आप ध्यान देंगे तो पेपर में आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली उसके बारे में लिख लेंगे, अगर चाहे आपको वो याद हो या ना हो, ठीक है। सॉरी। चलिए, तो फिर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और एकदम ध्यान से फोकस होकर इसको सुनना है। अगर आप इस बात को सुनेंगे तो गारंटी सक्सेस जो आपकी है वो गारंटेड है, ठीक है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। आप लोगों को पता है बेटा, देश आजाद हुआ। देश ने आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब देश को आगे ले जाने की बात थी, तो फिर देश को डिसीजन लेना था कि देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। आप लोग बोलेंगे सर ये जो हमारा पीरियड है 1950 से लेकर 1990 तक का, यही क्यों है? क्योंकि इसके बाद बेटा हमारे देश में एक चेंज आया था, ठीक है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया था 90 के बाद, तो इसलिए इसको इस पार्ट में बांट दिया गया। हम 1950 से लेकर 1990 तक देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो किस प्रकार रहा, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा क्या लिखा है हमने। सबसे पहले आपको यहां देखना है, एक छोटा सा नोट है। वैसे तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछता नहीं, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी लेकिन इसको आगे समझने के लिए हमें समझना है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम होती है। सबको पता है हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उसके चक्कर में हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें क्या ना करें, तो बेटा वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। इसका मतलब यही है कि मतलब कौन सी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करें, ठीक है। हमें हथियार भी चाहिए, हमें अनाज भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास उतने नहीं है। हाउ टू प्रोड्यूस ये टेक्निक होती है बेटा, जैसे लेबर इंटेंसिव करें या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। और तीसरा होम टू प्रोड्यूस से विच पार्ट ऑफ द कंट्री हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। बेसिकली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। इसको आप पहले से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, केवल बस यहाँ पर ये बताने के लिए था, इसके बारे में क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे देखें बेटा आप, ये इंडिया के सामने एक प्रश्न था, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या होता है सर? देखो बेटा समझो, पहले इकोनॉमी ना अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी होती है। आप देखेंगे अमेरिका अलग प्रकार की इकोनॉमी है, रशिया अलग प्रकार की इकोनॉमी है, इंडिया अलग प्रकार की इकोनॉमी है। कैसे? इकोनॉमी का एक पहला टाइप होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है बेटा? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर को ना बेटा ज्यादा ऊपर ले जाया जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंसी को शो किया जाता है। ये जो हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, और हमने अपने को जब हमने अपनी पॉलिसीज 1950 से बनाना शुरू किया, तो हमारे सामने ये प्रश्न था कि हम कैपिटलिस्ट वाली इकोनॉमी रखें या सोशलिस्ट रखें। देखो कैपिटलिस्ट वाली का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बल मिलता है, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता है। तो आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन फोकस किस पे होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा करता है, और देश हमारा आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने हालत एकदम खराब कर दी थी हमारी, ठीक है। तो ऐसे में कैपिटलिस्ट सेक्टर को यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाना एक प्रकार से देश के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खराब था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बेटा, जिसमें कैपिटलिस्ट अगर वहां आ जाते तो अपने प्रॉफिट को देखते, जिससे क्या होता? गरीब लोगों का एक्सप्लोटेशन होता, उनका शोषण होता, ठीक है। दूसरा था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सारे जितने भी उद्योग धंधे हैं, मेजर चीजें हैं, उस पे ना गवर्नमेंट का रूल होता, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी इकोनॉमी के मॉडल के लिए शुरू में जोड़ दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, जहां पे सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन उस समय डिसीजन लिया गया कि ना सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा और ना ही कैपिटलिस्ट चलेगा। हमने अपनाया इन दोनों के एक बीच का सिस्टम। वो क्या था सर बीच का सिस्टम? बीच का सिस्टम था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। क्या था बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। यहाँ देखेंगे सब लोग मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को हमने अपनाया, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी बोला जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी, यानी जो जरूरी चीजें होती है जिनमें पब्लिक का वेलफेयर जुड़ा होता है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है और बाकी कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट के हाथों में दे देती है, ठीक है। इससे एक बैलेंस ग्रोथ होती है देश में। प्राइवेटाइजेशन मतलब देश में कैपिटलिज्म भी जरूरी है, यानी कि अगर प्राइवेट लोग काम नहीं करेंगे तो आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर इतनी तेजी से बूम नहीं करते, इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते। तो इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये दोनों ही मॉडल का एक हाइब्रिड यूज किया गया, जिसको हम मिक्स इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जरा इनको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ध्यान से सुनना कि टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम यानी कि कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, इसके अंदर क्या था बेटा? इसके अंदर था, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम है जिसके अंदर इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लिखा बेटा? आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू अर्न
मोर एंड मोर प्रॉफिट, यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथ में सारा प्रोडक्शन का सिस्टम होता है और वो लोगों का मेन क्या पर्पज होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट इकोनॉमी। इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है कि प्राइस कम रखा जाए, ज्यादा रखा जाए, क्या रखा जाए। ठीक है, चलिए, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक टाइप हो गया, पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, और कुछ नहीं आएगा, वो लिख देना। सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देखो क्या लिखा है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच means of production are in the hands of government and the main aim of the production is to promote the social welfare। गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। ध्यान देना बेटा, इसे प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, 1 मार्क में ये पूछ सकता है। और इसे प्राइस मैकेनिज्म द्वारा सॉल्व किया जाता है तो इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहला वाला मार्केट इकोनॉमी हो गया और दूसरा वाला प्लान्ड इकोनॉमी हो गया। लेकिन इंडिया ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं अपनाया। ठीक है, कौन सा अपनाया, इसका हाइब्रिड मॉडल अपनाया, जो क्या कहलाता है, वो जो इसका हाइब्रिड मॉडल है वो कहलाता है बेटा आप लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं जरा। कहता है द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। इनका मेन क्या होता है प्रोडक्शन का, टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर एज वेल एज टू अर्न द प्रॉफिट, यानी इसके अंदर सोशल वेलफेयर भी होता है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है, यानी कि दोनों का एक बैलेंस लेके चला जाता है। इस कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम इसके द्वारा सॉल्व होती है, गवर्नमेंट और प्राइस मैकेनिज्म दोनों के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाने पे जोर दिया था। बट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी कैन नॉट फ्लोरिश, यानी कि अगर भारत जैसे प्रजातंत्र देश के अंदर सोशलिस्ट मॉडल को अपनाना प्योर तरीके से फायदेमंद नहीं होता, इसलिए इसको अपनाया गया। ठीक है, चलिए, अब बात आती है बेटा प्लानिंग कमीशन की। हमने सोचा कि चलो जी, इसके लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट तो होना चाहिए जो इसको आगे बढ़ाए। ध्यान से समझो कि सबसे पहले हमने सोचा कौन सी इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी को चुनना है, तो हमने कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी चुन लिया, मिक्स्ड वाले को हमने चुन लिया। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन बनाने की बात की गई कि भाई चलो प्लानिंग कमीशन बना दो, तो हमारा प्लानिंग कमीशन बन गया 1950 में। और फिर उसके बाद हमने इसको बोला कि भाई इस प्लानिंग कमीशन के ना 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, बेटा ध्यान रखना। इस प्लानिंग कमीशन के 2 ऑब्जेक्टिव बोले गए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को अचीव करने के लिए 5 ईयर का टाइम दिया गया और लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए 20 से 25 साल का समय रखा गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो पहला जो हमारा हमने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, वो क्या थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना वो 1951 से बनना शुरू हुआ। ठीक है, 1951 से। तो क्या लिखा है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इट इज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मेड बाय द गवर्नमेंट टू पुट द रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री टू बेस्ट यूज। इकोनॉमिक, देखो इस वर्ड से समझो, इकोनॉमिक मतलब फायदेमंद वाली प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर हम जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसका बेस्ट यूज कर सके। ठीक है, बेस्ट यूज क्या होता है बेटा, जैसे कई बार हम किसी चीज पे, कपड़े पे मान लो आपने पैसा खर्च किया और पैसा खर्च किया है और घर आके बोले यार वाह बहुत मजा आ गया, यानी कि ये जो खरीद कर हम लाए ना ये पैसा वसूल है, तो इसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग करके कोई काम करना कि पैसा खर्च हुआ और उसके बाद उससे मिलने वाला बेनिफिट सबसे मैक्सिमम हुआ, तो उसे बोलते हैं क्या, बेस्ट यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेस है उनका बेस्ट यूज करना। ठीक है, प्लान क्या होता है, प्लान का तो यही काम होता है कि भाई किस तरीके से रिसोर्सेस को लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिले, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो जाए, वो होता है प्लान। ठीक है, चलिए, तो इकोनॉमिक प्लान है। अब टाइप ऑफ प्लान में मैंने बता दिया, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया। देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्लान स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान बनाए गए। दीज आर द प्लान्स इन विच द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड आर टू बी अचीव्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 5 साल रखा गया कि भाई 5 साल में जो हमें अचीव करना है वो शॉर्ट टर्म कहलाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों के टाइम 20 ईयर के आसपास रखा गया था। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म में क्या रखा गया था बेटा, क्या हमें हासिल करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कंट्री की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि भारत अपने ही देश में सारा प्रोडक्शन करने लगे, दूसरे देश पर उसकी डिपेंडेंसी किसी भी चीज के लिए ना रहे। ठीक है, तो ये भाई शॉर्ट टर्म में तो हासिल हो नहीं सकता, इसके लिए समय ज्यादा चाहिए होता है, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे किसके लिए, लॉन्ग टर्म वाले। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या ऑब्जेक्टिव थे और कैसे कैसे प्लान बनाए गए वो देखिए आप। ये पहला लिखा हुआ है हमारा पहला प्लान, देखिए पेपर में तो वैसे इसके बारे में पूछता नहीं, कभी 1 नंबर में पूछ ले तो पूछ लेगा। पहला प्लान जो बनाया गया था वो एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि 5 साल में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर दो। दूसरा बनाया गया इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा बनाया गया कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाओ। सारी चीजों में नहीं, सारी चीजों के लिए तो बड़ा टाइम लगता है, कुछ चीजों के लिए हमने सोचा कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद ना 3 एनुअल प्लान बनाए गए। अब प्रश्न आता है 3 एनुअल प्लान वहां बनाने की जरूरत पड़ती है जहां पर 5 ईयर, यानी जो पहले से प्लान चल रहा है वो काम ठीक से ना कर रहा हो, तो ये प्लान ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए 3 एनुअल प्लान बनाए गए।
हर साल का अलग अलग से 1967 से लेकर 66 से लेकर 69 तक। ठीक है बेटा। उसके बाद आया हमारा फोर्थ प्लान। देखो ये पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो 3 एनुअल प्लान बनाए गए थे वो कौन कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में थे। तो आंसर क्या है, तीसरे और चौथे के बीच में थे 3 एनुअल प्लान। ठीक है, तीसरा जो हमारा 5 ईयर प्लान आया और जो चौथा आया उसके बीच में 3 एनुअल प्लान्स को अडॉप्ट किया गया, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक चला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला फिर हमारा फोर्थ वाला जो आया वो आया ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रोथ करे और स्टेबिलिटी के साथ कि उसको मेंटेन किया जाए। फिर फिफ्थ आया रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, फिर से सेल्फ रिलायंस को रखा गया और पॉवर्टी। ठीक है बेटा। उसके बाद आया रोलिंग प्लान। ये क्या था रोलिंग प्लान, बेटा देखो गवर्नमेंट चेंज हो गई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया। तो पहली बार एक गठबंधन की सरकार को मौका दिया गया, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसका नाम था जनता दल। क्या नाम था बेटा, जनता दल। ये जो जनता दल थी हमारी, जनता दल को यहाँ पे चांस मिला गवर्नमेंट बनाने का। जो जनता दल ने क्या किया कि भाई इसको हटा दिया 5 ईयर प्लान को और इन्होंने एक रोलिंग प्लान बनाया 1978 से लेकर 80 तक, यानी 78 से 79 और 79 से 80 तक। ठीक है, ताकि ये रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लान जिसमें ना एक टारगेट दे दिया जाता है और इसका कंटिन्यूअस ओवरव्यू किया जाता है। ठीक है, यानी इसको देखा जाता है, इस पे फोकस क्या होता है, किसी तरीके से हमारे देश में ना उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था, तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, लोअर क्लास जो थे उनको अपलिफ्ट करना, इसलिए रोलिंग प्लान बनाया गया। इस समय प्रधानमंत्री बने थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये भी पेपर में आ सकता है कि ये रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में आया। तो बेटा किस में आया, पांचवें और छठे के बीच में ये प्लान आया था, रोलिंग प्लान। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 1980 में फिर से ये सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई, उन्होंने फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया हमारे रोलिंग प्लान को और फिर से 5 ईयर प्लान ले आए। तो छठा जो प्लान आया वो क्या था, इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी आएगी। सातवां आया वो क्या था, रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर बेटा दो एनुअल प्लान आए हमारे, क्या है, दो एनुअल प्लान आए। क्यों बेटा, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही थी। आपको पता है 90 के बाद 91 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, अभी अगला चैप्टर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा एक तो हमारा जो चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको देखकर और यहाँ पे फोकस किया गया किसी तरह एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को अच्छे से अच्छा किया जाए, तो दो एनुअल प्लान बनाए गए। ठीक है, उसके बाद हमारा एट्थ आया। ये पेपर में आ सकता है कि सेवंथ और एट्थ के बीच में ये जो प्लान, मतलब ये 2 एनुअल प्लान कौन से दो 5 ईयर प्लान के बीच में आए थे। तो ये 7 और 8 के हो गए। ठीक है, तो 3 बता दिया रोलिंग, पांचवा और छठा जो था आपका। ठीक है, 2 वाला हो गया जो कि 7वां और 8वें के बीच में आया, और इधर आपका 3 एनुअल प्लान थे जो तीसरे और चौथे के बीच में आए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे एनुअल प्लान बने। ऐसे ही आगे के एनुअल प्लान बन गए आपके। ठीक है, आठवां बना ह्यूमन रिसोर्स के लिए, फिर ग्रोथ, ये सब आप पढ़ लेना, बस इतना ध्यान रखना टोटल कितने एनुअल प्लान बने थे बेटा, 12। 12 के बाद क्या हुआ सर, 12 के बाद 2014 में जब इलेक्शन हुए और मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई अपनी, और उन्होंने इसको प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट का रिजोल्यूशन पास हुआ और रिप्लेस हो गया प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, खैर अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है, शुरू शुरू में क्वेश्चन एक नंबर में आ रहा था। ठीक है, डिफरेंस देख लो बेटा, नीति आयोग में क्या था, नीति आयोग को बेटा ना अब इसकी प्लानिंग कमीशन की पावर कम कर दी गई। नीति आयोग की, इसका काम क्या था, केवल सजेशन देना। देखो क्या लिखा है, इट सर्व्स एज एडवाइजरी थिंक टैंक। इसका काम है एडवाइस करना। ठीक है, ये क्या काम करता था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई थी जो डिसीजन ले सकता था। इट डज नॉट पजेस द मैंडेट टू इम्पोज द पॉलिसी। इसके पास राइट नहीं था कि ये, इसके पास राइट नहीं है नीति आयोग के पास कि पॉलिसी को इम्पोज कर सके, लेकिन इसके पास राइट था। ठीक है, देखो एलोकेशन ऑफ फंड्स का भी राइट था। इट डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट द फंड, लेकिन इसके पास था कि एलोकेट कर सकता है फंड मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो पहले पावर ज्यादा थी, अब पावर कम कर दी गई। नीति आयोग का काम क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में काम करना है और अपनी एडवाइस देनी है कि गवर्नमेंट को किस सेक्टर में काम करना चाहिए, कहाँ और कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनकी एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। अब देखो इसको समझो, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, ये टॉपिक वन बाय वन बता रहा हूँ, बस यहाँ ध्यान से सुनो। अगला टॉपिक देखो, पहले टॉपिक हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सा चूज किया भारत में। उसके बाद आपने पढ़ा कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन में दो ऑब्जेक्टिव दिए गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म वाला 5 ईयर प्लान पर डाल दिया गया, लॉन्ग टर्म वाला 20 ईयर के आसपास था, जिसमें हमें सेल्फ रिलायंट होना था, ग्रोथ करनी थी इकोनॉमी की। ठीक है, चलिए, अब आता है स्ट्रक्चरल चेंज। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज में दो कंपोजिशन होते हैं, इसको ध्यान से समझो। पहला क्या होता है कि चेंज इन सेक्टर वाइज शेयर इन जीडीपी। जीडीपी में जो सेक्टर वाइज चेंज आता है, देखो तीन होती है आपके सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में हमें जो प्राइमरी सेक्टर था उसका कंपोजिशन ज्यादा था। कंपोजिशन मतलब अगर हम 100 रुपए कमा रहे थे तो मान लो 50-60 रुपए हमारे कहां से आ रहे थे, एग्रीकल्चर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से आ रहे थे। सेकेंडरी बिजनेस वाला होता है, टर्सरी सर्विस वाला होता है। तो इसमें ना चेंज आना स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है, यानी कि अगर इसमें चेंज आता है तो इसे क्या बोलते हैं,
चेंज इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन यानी चेंज इन सेक्टर वाइज शेयर इन जीडीपी। ठीक है। अगला क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑक्यूपेशनल क्या होता है? ऑक्यूपेशनल के अंदर ये देखा जाता है कि चेंजिंग शेयर ऑफ वर्कफोर्स इंगेज्ड इन द ईस्ट सेक्टर, कि भाई पहले एग्रीकल्चर में आपको पता है 70-72% लोग स्टार्टिंग में हमारे प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे यानी एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो थोड़ा सा बूम मिला, हमारे बिजनेस आगे बढ़े, तो ये चेंज होने लगा। अब ज्यादातर लोग बिजनेस में जाने लगे, एग्रीकल्चर पे कम ध्यान देने लगे, फिर इस तरीके से वो टर्सरी सेक्टर में भी आने लगे। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? इन इंडिया सर्विस सेक्टर ग्रोन बाय पासिंग द सेकेंडरी सेक्टर। और आज इंडिया में आप देख रहे हो सर्विस सेक्टर पास कर चुका है, यानी कि आगे निकल चुका है किससे? सेकेंडरी से, बिजनेस वाले से। ठीक है। तो पढ़ लेते क्या लिखा है। इन इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चरल चेंज इज अ शिफ्ट और चेंज इन बेसिक वे ऑफ इकोनॉमी फंक्शन और ऑपरेट्स operations. The structural changes in an economy is an important feature of economy development process. ये आपको पता है जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है तो प्राइमरी सेक्टर पे बर्डन कम होता है और फिर धीरे धीरे लोग किस पे आ जाते हैं? सेकेंडरी पे। और फिर सेकेंडरी धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर किस पे आ जाते हैं लोग? टर्सरी पे। यानी कि दो चेंजेस के अंदर देखेंगे। एक तो ये देखेंगे किसका शेयर यानी कौन से सेक्टर का शेयर जीडीपी में कितना है, अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो उसे स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं। दूसरा एक ऑक्यूपेशनल चेंजेस होता है जिसके अंदर जो वर्क फोर्स होती है कि वो कितनी कितनी वर्कफोर्स कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, जब उसमें बदलाव आता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसा कि बदलाव आप देख ही रहे होंगे। राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं बेटा, हम देखो शुरू में हमने फर्स्ट वाले इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1947 में जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तब हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, बिजनेस कैसा था। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक जो हम आगे गए इस ड्यूरेशन के अंदर तो हमारा बिजनेस कैसा रहा, मतलब हमने क्या काम किया वहां पर, ताकि 1990 में स्थिति क्या थी। तो देखेंगे जरा। सबसे पहले इस पीरियड में 1950 से लेकर 1990 तक के पीरियड में जो काम किया गया, एग्रीकल्चर के क्या हालात थे? वही पहले जैसा, लो प्रोडक्टिविटी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? छुपी हुई बेरोजगारी, जो आप जानते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि सपोज करो एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर दो लोगों का काम है, लेकिन होता क्या है, घर के सारे सदस्य उस लैंड पे काम कर रहे हैं। गांव वगैरह में होता है ना कि दो लोगों से भी वो काम हो सकता है, वो खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि सारे लोग उस पे लगे होते हैं। घर के 10 मेल सदस्य हैं तो 10 के 10 लगे होते हैं। जरूरत दो की है, 10 के 10 उसमें इंगेज है, ऐसा लगता है नौकरी 10 के पास है, लेकिन उसमें 8 तो बेरोजगार है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिसगाइज। फिर डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ये भी रेनफॉल वाला पहले भी पॉइंट में था, अभी भी बना रहा, हम ठीक से काम नहीं कर पाए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है बेटा? कि उतना उगाओ जितना जरूरी है खाने के लिए। फार्मर्स के अंदर ये किसी प्रकार का ना, उनके अंदर कोई इंस्पिरेशन नहीं थी कि वो इतना उगाएं कि उसको बेचें, सेल आउट करें। ठीक है। वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था। अगला यूज ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट। इनपुट में ट्रेडिशनल वही गोबर से बनी हुई जो खाद होती है, फर्टिलाइजर होता है, उसका यूज कर रहे थे। ठीक है। जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही थी। फिर स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। ठीक है। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता है, जो लैंड होती है एग्रीकल्चर वो बढ़ती चली जाती हैं, तो जो साइज था उसका होल्डिंग्स का वो छोटा होता जा रहा था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी और लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बरकरार था। तो ये हमारी स्थिति थी, ये कुछ फीचर थे कब के? इस ड्यूरेशन में 1950 से लेकर 1990 में। ठीक है बेटा। ये कंफ्यूज मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो है वो तो 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तब क्या, ये दोनों सिमिलर ही है। देखो इसका मतलब इंडिया ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था इस पीरियड के बीच में। अच्छा आगे चलते हैं। फिर आता है रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। फिर बात हुई रिफॉर्म कर दो भाई, ये हम पीछे चल रहे हैं अभी भी, कुछ रिफॉर्म लेकर आओ। तो अब रिफॉर्म किस में लाया गया? सबसे पहले इसी पीरियड के अंदर ही लैंड रिफॉर्म किया गया। बेटा हमारा लैंड रिफॉर्म करना बहुत जरूरी था। ठीक है। कैसे किया गया लैंड रिफॉर्म? आपको पता, पहले कमियां सुनो, लैंड रिफॉर्म की कमियां क्या थी भाई? वही जमींदारी प्रथा चल रही थी। जमींदारी प्रथा चलने के कारण क्या था, जो रियल में उस पे क्रॉपिंग करता था, जो रियल में कल्टीवेटर था, उसकी तो कमाई बढ़ नहीं रही थी और जमींदार की कमाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा कि ना, लोगों की जो लैंड्स थी वो ना जगह जगह थी। सपोज करो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, एक यहाँ पर है, दूसरी 4 किलोमीटर दूर है, तो अगर मुझे खेती करनी है तो मैं दोनों पे बराबर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसकी वजह से भी फसल कम पैदा हो रही थी। ठीक है। उसके बाद सरकार ने कुछ इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक रिफॉर्म करने का प्रयास किया। रिफॉर्म में क्या क्या चीजें लेकर आए वो देखिए आप जरा यहाँ पर। पहला है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि वही जमींदार वगैरह जो बीच में इंटरमीडिएटरीज थे उनको हटा दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, इसका मतलब होता है चकबंदी, सुना होगा आपने गांव वगैरह में कि जिनकी लैंड अलग अलग जगह पर फैली हुई है उनको एक जगह ले आना। ठीक है। वो कंसोलिडेशन कहलाता है। फिर सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग पे सीलिंग भी लगा दी गई। जैसे जमींदारों के पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि भाई इस पर्टिकुलर
अमाउंट, मतलब एक अमाउंट दे दिया कि इतने हेक्टेयर से ज्यादा या इतने बीघे से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होगी, अगर होगी तो उसको गवर्नमेंट ले लेगी, टेक ओवर कर लेगी और उसको उन लोगों को दे देगी जिनके पास जमीन नहीं है। खैर वैसे ये कानून ज्यादा फेमस हो नहीं पाया क्योंकि लोगों ने इसका जो था, इस कानून का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, उसका फायदा उठाया और इस कानून को पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं होने दिया। ठीक है। अगला है कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने ये भी रिफॉर्म किया कि भाई मिलके खेती करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? जैसे सपोज करो मैं आता हूँ एक एरिया में, 10 किसानों की जमीन को इकट्ठा करता हूँ, उस पर फार्मिंग करता हूँ और फार्मिंग करने के बाद अपना कमीशन काट कर जो फसल है वो किसानों में बांट देता हूँ। तो बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे बेटा हमारी जो पैदावार है, हमारी जो फसल है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा पैदा होगी। क्यों? क्योंकि सबका एक साथ मिला के खेती की गई, रादर की अलग अलग करने से। ठीक है, तो ये रिफॉर्म किए गए उस समय। ठीक है बेटा। और ये सक्सेसफुल भी रहे केरला और वेस्ट बंगाल में। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखना। अगला है टेक्निकल रिफॉर्म क्या किए गए। हमने सोचा यार अब टेक्निकल रिफॉर्म की जरूरत है, हमारी फसल को बढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें पहला काम किया गया HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी के बीज, यानी कि जो खेतों में डलते हैं गेहूं चावल इनके वाले बीज जो थे, वो HYV सीड्स को लाया गया, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज किया गया जिससे फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। फिर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ। पहले हम कौन सा वाला कंपोस्ट वाली जो फर्टिलाइजर होता था वो गोबर से बना हुआ, ठीक है, उसका यूज करते थे, तो अब केमिकल वाला आ गया, यूरिया वगैरह। फिर आ गया इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह कर दो जिससे कि फसल हमारी बर्बाद ना हो। और फिर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ गई। साइंटिफिक तरीके से कितना पानी देना है, खेतों की जुताई होनी है तो उसमें कितनी गहरी होनी है, ये सब कुछ साइंटिफिक तरीका लगाया गया जिससे कि एक प्रकार का टेक्निकल रिफॉर्म किया जा सके। और आपको पता है ये सब काम आए और हमारे देश में एक ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा हुआ। ठीक है, हरित क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन किया गया, यानी कि हर चीज में हमने थोड़े टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया, एक ये रिफॉर्म लेकर आए। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा इनसे फायदा हुआ या नहीं हुआ बेटा, लेकिन अभी ये सब रिफॉर्म चल रहे हैं, इन सब का रिफॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, उस पीरियड के अंदर। अब आगे देखते हैं। अगला है कि जो अचीवमेंट थे, अब आप हमने बोला कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आ गए, हमने जो भी टेक्निकल रिफॉर्म किया उससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसके फायदे और नुकसान क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये देखते हैं। भाई प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी। अच्छा काम हो, पेपर में आएगा, दो अचीवमेंट लिख दो तो लिख देना प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, इंक्रीज इन इनकम, हेल्प इन अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है बेटा? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है एक किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया, अब मान लो उसकी जरूरत केवल 20 किलो है, तो 80 किलो फालतू बच गया, अब उसको वो मार्केट में बेच सकता है, उसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। सिंपल सा है। ठीक है, यानी कि लोगों के पास एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लगा। अगला है बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स। अब हमारे पास फूड ग्रेन्स का स्टॉक होने लगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पे जिसका इस्तेमाल हो सकता है। और बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ। तो ये तो थे अचीवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन के, लेकिन इसके कुछ फेलियर भी थे। फेलियर क्या थे बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा बेटा सबको इवनली नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड था वो इवनली नहीं हुआ, कहीं ज्यादा हुआ कहीं कम। तो क्या लिखा है? अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इंटर क्रॉप इम्बेलेंसेस, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स। अब पहला तो ये देख लो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ ये केवल कुछ ही फसलों पे हुआ, सब पे हुआ ही नहीं, और कुछ एरियाज पे हुआ। सही है। जैसे दो फसलें ज्यादा थी, वीट और राइस, इसका ध्यान दो, केवल गेहूं और चावल की फसलें बढ़ी, और इनका फायदा कुछ ही स्टेट को हुआ, जैसे कि पंजाब, जहां के किसान क्या थे? बहुत अमीर थे बेटा। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ के कुछ लोगों को हुआ। फिर लिखा रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर, इसका फायदा बिग फार्मर को हुआ। और बेटा एक आता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। पेपर में आजकल पता है कैसे पूछ रहा है? कह रहा है जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बारे में बताइए, और फिर उसको क्रिटिकली उसका एनालिसिस कीजिए। क्रिटिकली का मतलब होता है कि उसकी कमियों को भी उजागर कीजिए, और वो ऐसे बोल दे रहा है क्रिटिकली उसका आप एनालिसिस कीजिए इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी दे सकता है, इंटरक्रॉप इम्बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पेपर में ना सवाल को समझना, लिखना क्या है तभी मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पूछ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन और बोल दिया क्रिटिकली उसको बताओ, तो सर ने बता रखा है क्रिटिकली का क्या मतलब है, तो बच्चे क्या करते हैं उस क्रिटिकली में वो समझ लेते हैं कि भैया इसकी बुराई लिख देनी है तीन चार। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, उसमें क्या करना है जरा इस बात को समझो, उसको हमें ये समझना पड़ेगा। वो बोलेगा कि उसको क्रिटिकली एनालिसिस करो, या फिर इसकी कमियां बताओ कि इसके क्या फेलियर्स थे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रीजनल डिस्पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंटरक्रॉप इम्बैलेंसेस के रूप में। वो किसी एक को बोल देगा, उसी को लेके चलना है। अब ये तो समझ में आ गया तुमको इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या होता है बेटा? इसके चक्कर में हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होने लगा। भाई इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा था जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। बात समझ में आ रही है? पेड़ों की कटाई होना शुरू हो गई, अगर हम आगे बढ़ाएंगे इंडस्ट्री को तो पेड़ ज्यादा कटने लगे, हमारे जंगल खत्म होने लगे, तो लैंड का डिग्रेडेशन होना चालू हो गया। ये सब पॉइंट थे जिसके कारण क्या था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ देश के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो पेपर में पूछ लेगा इसकी कमी है तो ऐसे बतानी है। ठीक है,
सारा जवाब नहीं देना, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे वो बताओ। हाँ, अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछा ही नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल पेपर में करंट टॉपिक बना हुआ है, पेपर एग्जामिनर सेट करता है इसको जरूर, या तो इसका पैसेज दे देता है लास्ट में, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता है। वो क्या है कि डिबेट ओवर सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बेटा उस समय ना जरूरत थी कि लोगों को सब्सिडी दी जाए, ठीक है। गरीब किसान थे, पैसा नहीं था, राइट, और कोई भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऑफर लेकर आए कि भाई इनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हाँ भाई सब्सिडी मिलनी चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पर कि ये पेपर में तुमसे पूछेगा तो तुम्हें ये बताना होगा कि फेवर में क्या, वो फेवर में पूछेगा तो फेवर वाले क्या कह रहे थे वो बताना पड़ेगा, अगेंस्ट में पूछेगा तो अगेंस्ट वाले, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। कह रहे रेफर्स टू द मॉनेटरी असिस्टेंस, पैसे की मदद देना गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। सब्सिडी इन एग्रीकल्चर मींस प्रोविजन ऑफ सब इंपॉर्टेंट इनपुट्स टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट एट कंसेशनल रेट। जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है, या आपको कोई ट्यूबवेल का निर्माण करना है, और भी खेती से जुड़े जो भी टेक्नोलॉजी थी, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, तो उसमें जो भी सामान होता है ना, ट्रैक्टर वगैरह होता है, ये सब होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको कंसेशनल रेट पे दे देंगे, जो कि बहुत कम रेट पे होगा मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो बाकी सपोज करो एक ट्रैक्टर 4 लाख का है और एक गरीब किसान को 1 लाख का मिलने लगा, तो आप बोलेंगे सर फिर 3 लाख रुपए कहाँ से आ रहे थे, तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से दे रही थी, यही होता है सब्सिडी का मतलब, राइट। तो जो लोग फेवर में थे वो क्या बात बोल रहे थे, आपको याद करनी है 3 4 बातें। उन्होंने क्या कहा, इट वॉज नेसेसरी टू यूज द सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू HYV टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी रिफॉर्म किया था, हाइल्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे, जिसके अंदर बीज थे हमारे, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी से हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, केमिकल फर्टिलाइजर के सब मिला के HYV टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोलता भाई नई टेक्नोलॉजी आई है, किसानों के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए उनको मिलना चाहिए इंसेंटिव, सही है, स्पेशली स्मॉल फार्मर को मिलना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरे, और फिर और क्या पॉइंट भी बोलेगा इसके फेवर में, न्यू टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड एज बीइंग द रिस्की बाय द फार्मर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती है तो कोई भी बंदा सोचता है यार पता नहीं इससे फायदा होगा या नहीं होगा, तो कोई इनिशिएट नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत जरूरी था, क्योंकि रिस्की स्टांस था फार्मर के लिए, तो सब्सिडीज वर देयरफॉर नीडेड टू एनकरेज, उनको एनकरेज करने के लिए कि भाई आप टेंशन मत लो, हम भी रिस्क ले रहे हैं आपके साथ, आपको फायदा होगा, तो इसलिए उनको एनकरेज करने के लिए जरूरी था। ये कुछ लोगों का तर्क था। फार्मिंग इन इंडिया इज स्टिल अ रिस्की बिजनेस एंड सब्सिडीज प्रोवाइड हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। भाई देखो हेजिंग का क्या मतलब होता है, रिस्क को कम करना। तो उन्होंने बोला इंडिया में तो बिजनेस करना ना एग्रीकल्चर का बड़ा रिस्की था। क्यों रिस्की था, क्योंकि मौसम मौसम भी खराब हो जाता है, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, इसके लिए ये जरूरी था, ठीक है, रिस्क को कम करना जरूरी था, इसलिए सरकार की तरफ से सब्सिडी जरूरी थी। मोस्ट फार्मर आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज। कुछ किसान बहुत ही ज्यादा गरीब थे, वो इनका चाहते हुए भी वो चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी था। और सब्सिडी ब्रिंग अबाउट द इक्विटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। कुल मिला के फोकस ये है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए थी गरीब किसानों को, ताकि जो एक प्रकार का जो ब्रिज बना हुआ है, एक प्रकार का जो गैप बना हुआ है रिच और पुअर फार्मर के बीच, उसको फिल किया जा सके, राइट। ये तो था वो लोग जो इसके फायदे के लिए बोल रहे थे, ठीक है। अब आ जाओ इनके अगेंस्ट में जो लोग बातें कर रहे थे वो क्या थे। Argument against the argument against the subsidy. यानी some economists say that subsidies should be phased out since their purpose have been served and the technology is now widely adopted due to its profitability. ये कह रहे हैं कि भाई अब कुछ समय जब बीता तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई अब सब्सिडी हटा दो, जो इसका पर्पस था वो सर्व हो गया है, इसको कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्पस पूरा हो गया है। दूसरा, सब्सिडीज आर बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मोर देन फार्मर। कुछ लोग कहते थे यार इसका फायदा तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है जो खाद वाद बना रही है, उनके पास तो पैसा पूरा पहुंच रहा है ना। जैसा मैंने बताया कि 4 लाख का ट्रैक्टर है, 1 लाख रुपए तो किसान दे रहा है, 3 लाख रुपए सरकार ने दिए, 4 लाख इंडस्ट्री के पास तो 4 लाख पहुंच गया ना। तो ये बोल रहे थे इससे तो जो बिजनेसमैन है उनका फायदा हो रहा है, फार्मर्स को उसका कम फायदा हो रहा है, एंड इट इज मेकिंग एन एफर्ट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द इट्स एफिशिएंसी एज इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केट कंपटीशन बाय द सब्सिडी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इससे ना जो आपका जो था इससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, इससे कोई एफर्ट तो बंदा करता ही नहीं है, किसान मार्केट में कंपटीशन के लिए तो जा ही नहीं रहा, उसको तो कम पैसे में सामान मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा था ये। फिर उसके बाद एक बंदे ने क्या कहा, सब्सिडी आर मेनली बीइंग अवेल्ड बाय द बिग फार्मर। ये कह रहा है कि लोग ना किसी तरह ट्रिक निकाल के जो बड़े किसान है वो इस सब्सिडी का यूज कर रहे हैं, गरीबों तक इसका फायदा नहीं हो रहा है जिनको जरूरत है, सही है, हु डू नॉट एक्चुअली नीड देम। कह रहा है इट में लीड टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज दस पुट एन एक्सेसिव बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। कह रहा है इससे गवर्नमेंट पे एक एक्सेसिव बर्डन पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज का यूज बेवजह हम कहीं और कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और suitable reform need to be undertaken in order to ensure the allocation of subsidy in targeted manner only to needy farmer। और कुछ लोग कहते थे भाई इसका जो फायदा है वो केवल नीडी फार्मर को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है तो इसे हटाओ, ठीक है बेटा। यानी कुल मिला के ये सब बातें की गई इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब बात आती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या थी बेटा,
देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, सरकार ने जब अपने हाथ में कमान संभाली, 1950 में पॉलिसी बनाना शुरू किया, तो हमने एक जो पॉलिसी बनाई इसमें ना हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को जरूर अडॉप्ट किया, लेकिन इसके अंदर सरकार ने जो मेजर इंडस्ट्री थी, जो मेजर प्रोडक्शन हब थे, जो मेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, उनको अपने हाथ में रखा। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि शुरू में जो हमने रिलायंस अपना पुट किया था, यानी ट्रस्ट पुट किया था, वो पब्लिक सेक्टर पे ही पुट किया था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है, अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ठीक है बेटा, तो उन्होंने शुरू में रिलाय अपना किस पे किया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे किया। अब इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है पूरा फायदा नहीं हुआ, तभी 1990 के बाद रिफॉर्म आया और हमने 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे क्या मिलता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम बढ़ती है, रीजनल बैलेंस भी होता है बेटा। हर जगह अगर इंडस्ट्री लगेगी, जो बैकवर्ड एरिया वहां लगेगी, तो थोड़ा सा है ना, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, ये सब बराबर हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो बिहार कितना बैकवर्ड है, ठीक है, या यूपी भी बैकवर्ड है दिल्ली के कंपैरिजन में, तो वो बराबर करने के लिए इंडस्ट्री का हर जगह लगना जरूरी है। लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, सही है, इससे मॉडर्नाइजेशन आता है इंडस्ट्री से। फिर मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर आता है नई टेक्नोलॉजी के साथ। डायनिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस में डायनिज्म आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज प्री कंडीशन फॉर फाइनल टेक ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को आगे जाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी है, ये तो प्री कंडीशन है। बिना इंडस्ट्री के, देखो बिना इंडस्ट्री के टर्सरी सेक्टर आगे बढ़ेगा नहीं, और केवल एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर पे अगर हम रहेंगे तो देश का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था? कह रहा है देयर वाज नीड ऑफ लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। शुरू शुरू में हमने बोला कि भाई पब्लिक सेक्टर को रहना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर करना है, जनता गरीब है, अभी अभी हम आजाद हुए हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा हमने डिपेंडेंसी दिखा दी तो वो तो अपना प्रॉफिट बनाएंगे ना बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए क्या है, क्यों हमने इसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है? पहला, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट। अब देखो एक कारण ये भी था कि उस समय प्राइवेट लोगों के पास इतनी कैपिटल थी नहीं, तो सरकार को आगे आना था। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भाई बिना इंसेंटिव के काम नहीं करते, उनको जब पैसा मिलेगा तभी काम करेंगे, पैसा लगाएंगे। सोशल वेलफेयर करना था, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट रादर देन प्रॉफिट। उस समय जरूरत थी कि भाई लोगों को नौकरी मिले प्रॉफिट से ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंसी शो की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना था, बैकवर्ड एरिया को भी डेवलप करना था। प्राइवेट सेक्टर वाले बैकवर्ड एरिया में क्यों जाएंगे? ठीक है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर पे हम आए। टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर को हमें हट मतलब पूरा फैलाना था, कंसंट्रेशन उस पर देना था, किस तरीके से इकोनॉमिक पावर बन जाए हम। और टू प्रमोट द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं उसका सब्स्टिट्यूट भारत में ही ढूंढ लिया जाए, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाया। ठीक है बेटा, तो आइए जरा पॉलिसी थी क्या। कह रहा है हमारी आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये क्या था? कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। यानी इसके द्वारा सरकार क्या करती है बेटा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है उसको रेगुलेट करती है। कह रहा 1956 रेजोल्यूशन लेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था बेटा जो ये पॉलिसी बनाई गई हमारी 1956 की? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कह रहा है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका काम क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को बढ़ाया जाए, आगे एक्सेलरेट किया जाए। हैवी इंडस्ट्री जैसे स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रीज, इनको बढ़ाया जाए। एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया जाए। टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो कई लोग अमीर हैं कई लोग बिल्कुल गरीब हैं, इसको रिड्यूस किया जाए, लोगों को बराबर लाया जाए। प्रिवेंट मोनोपोलीज, यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, जैसा आप अभी जियो को देख रहे हैं कि पहले इसने फ्री में देकर और आज एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट कर दी है। पीपल हैव बीन डिपेंडेंट ऑन जियो कनेक्शन। ठीक है, राइट। आगे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये बोला गया कि भाई वेल्थ और इनकम जो है वो स्मॉल मेंबर जो है उनके हाथ में जानी चाहिए। तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसी को देखकर बनाई गई। ठीक है, अब इसके फीचर क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के? क्या रखा गया बेटा इसके अंदर? जैसे मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर पे रिलाय ज्यादा किया गया था, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में इंडस्ट्री को ज्यादा रखा। देखो क्या था, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की गई। इंडस्ट्री वर क्लासिफाइड इनटू द थ्री शेड्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ स्टेट। तीन शेड्यूल बनाए गए। शेड्यूल ए जिसके अंदर 17 इंडस्ट्री थी, ठीक है, इसके अंदर विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ही इसके मालिक होंगी, प्राइवेट सेक्टर इसका काम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, industry were included in schedule V in which the private sector could supplement the effort of public sector with the state taking sole responsibility of starting new units। अब इसके अंदर क्या किया, प्राइवेट को डाला तो गया लेकिन सपोर्टिंग रोल में। समझो जरा, ये किस में डाला गया बेटा? सपोर्टिंग रोल में। सपोर्टिंग रोल क्या होता है? यानी सपोज करो कि अगर हम बड़े एक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मान लो कि हम इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछा रही है
ठीक है, ताकि लोगों को बिजली मिल सके, ठीक है, उसका बिजनेस इकट्ठा खड़ा कर रही है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था कि भाई इन लोगों को बोल दिया कि आप इसके लिए तार बनाओ, ठीक है, सपोर्टिंग रोल दिया गया कि काम तो सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा, कंट्रोल सारा हमारे हाथ में रहेगा, आप सपोर्टिंग रोल में रहोगे कि भाई वायर आप बना दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि उसके टूल्स या कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उनको काम दिया गया, अदरवाइज इनको पीछे रखा गया। तो सोचो कुल मिला के ये पूरा गवर्नमेंट पे ही था। पहले वाले में क्या रखा गया, 17 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का राइट था, उसमें प्राइवेट जा ही नहीं सकता था। कुछ ऐसे रखे गए जो सपोर्टिंग रोल के लिए था, जैसे वायर बना देना। अब बता दो वायर एक पिलर के थ्रू जा रही है तो पिलर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया सपोर्टिंग रोल में। और तीसरे में जो था वो सोलली प्राइवेट को दिया गया, यानी कि इंडस्ट्रीज विच वर लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर प्राइवेट लोग जा सकते थे। यानी तीन भाग में कैटेगराइज किया, ये पेपर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तीन भाग में, पहला 17, 12 और बाकी जो बच गए वो सी क्लास को दे दिया गया। बेटा बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? तो पहला मेन जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, इसमें क्या था, न्यूक्लियर आर्मी के जो भी चीजें थी, और आपको पता है कि बिजली का प्रोडक्शन था, ठीक है, वाटर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे जो मेन मेन थे वो इनके पास थे। ठीक है बेटा, पेट्रोलियम था, ये सब। फिर ये सपोर्टिंग रोल में है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फैलाया जा रहा है तो उसके पिलर्स ये बनाएंगे, वायर का काम इनको सपोर्टिंग रोल दे दिया गया, और तीसरे में प्राइवेट सेक्टर के लिए थे। यानी कुल मिला के पूरा फोकस पब्लिक सेक्टर पे था, पूरी डिपेंडेंसी हमारी पब्लिक सेक्टर पे थी। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे क्या था? ये तो स्टेब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री तभी लगा सकता था जब उसको पहले लाइसेंस ले ले, वो लाइसेंस के बाद इससे क्या हो गया, इससे गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भाई हमारे हिसाब से चलो, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कौन से सेक्टर में प्राइवेट को जाना है और कौन से में नहीं है। उसके लिए उसने लाइसेंसिंग पॉलिसी को अपना लिया। कह रहा लाइसेंसिंग इज ए टूल फॉर चैनलाइजिंग द स्केयर रिसोर्सेज इन प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि कौन से रिसोर्सेज को किस सेक्टर में यूज करना है, उसके लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी लिया है कि प्राइवेट लोग कहीं भी रिसोर्सेज को ना लगाएं। आगे अगला है तीसरा, स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल। बेटा एसएसआई, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि इसको बढ़ाओ। ठीक है, गरीब लोग हैं, ये छोटा काम है, आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया, इसके लिए 1955 में हमने एक कमेटी भी बनाई। कमेटी का क्या नाम था, कार्वे कमेटी। ठीक है, कार्वे कमेटी बनाई गई जिसका काम क्या था, इस सेक्टर को आगे बढ़ाना। कार्वे क्यों नाम था इनका, क्योंकि बेटा दत्तात्रेय गोपाल कर्वे जो थे इसके हेड थे। ठीक है, वो एक प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो इसीलिए उनके नाम पर ये बना दिया गया कर्वे कमेटी। ठीक है, आगे है इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर ऑफर्ड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। और ये बोला गया प्राइवेट लोगों को, बोला गया भाई आप ना यहाँ नहीं, आप जाओ बैकवर्ड एरिया में, और अगर आप अपनी इंडस्ट्री वहां लगाते हो तो हम आपको बहुत सारे फैसिलिटीज देंगे, बहुत सारी रेमेडी आपको मिलेगी। उसमें पहला क्या था, इन टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, कंसेशनल रेट पे पावर की सप्लाई की जाएगी आपको, ये सारी उनको छूट दे दी गई थी। गवर्नमेंट इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रही थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका किसमें, एसएसआई पे, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। ठीक है, इसका इसके फीचर देख लो क्या होते हैं। लेबर इंटेंसिव होता है, यानी लोगों को नौकरी मिलेगी आराम से, हाथ से काम होते हैं ज्यादातर। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट होता है, आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टोकरी बनाना, चटाई बनाना, ठीक है, ये सब काम। ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती, 50,000 1 लाख से चालू हो जाता है। और शोज द लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, यानी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इस एरिया में हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता, राइट। अब प्रॉब्लम क्या फेस करी लेकिन इन्होंने, पहला पैसे की समस्या। इनके लिए तो लाख रुपए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम होती थी, वो नहीं मिल पाते थे। और रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था, चटाई बनानी, कढ़ाई बनानी, उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है। फिर मार्केटिंग की, भाई बेचे कैसे, पता ही नहीं है कुछ कहाँ बिकेगा सामान, आसपास के गांव में ही बेच रहे हैं बस, बाकी पता ही नहीं है, कहीं कहीं से मदद नहीं मिल रही थी। आउटडेटेड मशीन और इक्विपमेंट, इनके पास जो भी थोड़ी बहुत मशीन थी भी, वो आउटडेटेड थी सारी। और कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में एंटर कर रहे थे, उनके आगे इनको कंपटीशन फेस करना मुश्किल था। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया पॉइंट आपका। अब लिखा हुआ है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे रहा भाई, इसका क्या फायदा हुआ, हम देखेंगे कि मतलब इसमें आगे बढ़े कि नहीं बढ़े हम, जो हमने पॉलिसी अपनाई। तो लिखा राइज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर शेयर्स इन जीडीपी। इंडस्ट्री का जो सेक्टर था, यानी सेकेंडरी जो सेक्टर होता है हमारा, उसका शेयर जीडीपी में बढ़ गया। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लोग अलग अलग काम करने लगे। एसएसआई प्रमोट हुआ, फॉरेन कंपटीशन से प्रमोट किया गया, क्लोज इकोनॉमी बना रखी थी हमने। लाइसेंसिंग पॉलिसी ने हेल्प की टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए। और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इसने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस हमें प्रोवाइड किया बेटा। ठीक है, अब बात आती है हमारी फॉरेन ट्रेड, इसके अंदर जो पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है बेटा। फॉरेन ट्रेड के अंदर एक पॉलिसी अपनाई हमने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। क्या बनाई बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि जो चीजें हम बेटा कर रहे थे ना, जो चीजें हम मतलब इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से खरीद रहे थे,
उन चीजों को अपने देश में बना लेना, ये कहलाता है क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। देखो भारत आजाद हुआ था, भारत ने सोचा यार फिर से हम, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 16वीं शताब्दी में, और उसने व्यापार के नाम पर पूरे देश पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही भारत सरकार चाहती थी कि भाई ऐसा कुछ ना हो, हम ना थोड़ा सा विदेशियों से यानी कि फॉरेनर से दूर रहेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिस भी चीज की जरूरत है हम उसे अपने देश में उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूट समझ लो, अगर मान लो आपको कोको कोला पीनी है तो आप वो बंटा आता है ना 10 रुपए का, वो पी लो, चलो जी उसको छोड़ो। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि भारत के अंदर या तो बना लो, कोको कोला जैसी कोई चीज बना लो, नहीं बन पा रही है तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो यार, उसकी जगह कुछ और पियो, बाहर वालों पे डिपेंडेंसी हटा दो। राइट, समझ में आ रही, देखिए क्या था ये। कह रहे हैं फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो बने इंडिया में, ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड द इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। शुरू के जो 7 5 ईयर प्लान बने थे उसमें इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी अपनाई गई। दिस स्ट्रेटजी इज टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन सब्स्टिट्यूटिंग द इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जो बाहर से खरीद रहे हैं उसको भैया देश में बना लो। डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन वर प्रोटेक्टेड बाय, और डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट किया गया था इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया था, एंड इम्पोजिशन ऑफ कोटास। ठीक है बेटा, यानी कि अगर आप बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा, एक तो इसलिए ये लगा दिया गया जिससे डिमोरलाइज हो जाए लोग, दूसरा कोटा बना दिया गया कि भाई इतने रुपए से ज्यादा या इतने किलो से ज्यादा आप सामान बाहर से खरीद ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया गया। फिर लिखा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इट हेल्प टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव होने लगा क्योंकि लोग इंपोर्ट करना बंद कर दिया लोगों ने। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। लोगों को लिए क्या फायदा हुआ कि बेटा लोग डोमेस्टिक यानी घर में बने सामान, भारत में बने सामान का यूज करने लगे। हेल्प टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन अवर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा बेटा, इससे हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री थी वो काफी स्ट्रांग हुई और उसको फायदा मिला। ठीक है बेटा, इसके कुछ नुकसान थे, वो क्या थे। इट डिड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ी नहीं। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बेटा, परफेक्शन से काम करना। सपोज करो मैंने आपको एक काम दिया कि भाई आपको पेन बनाना है, तो पहले आप क्या करते थे, 1 घंटे में 4 पेन बनाते थे, बाद में जब आप परफेक्ट हो गए तो 1 घंटे में 20 पेन बनाने लगे, तो इसे बोलते हैं एफिशिएंसी का बढ़ जाना, जो कि हमारी प्रोडक्शन में नहीं बढ़ी। दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड द लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जब कंपटीशन था ही नहीं, विदेश से उसे सामान आ ही नहीं सकता था, तो इसे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम गए नहीं। ठीक है, हमने बोला जो बिक रहा है चलो जी, कोई एफर्ट लगाया नहीं आगे बढ़ने का। कंपटीशन तो बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में, उस समय था ही नहीं कंपटीशन। और ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, और बेटा क्या हुआ कि जो ग्रोथ हुई, जो पब्लिक मोनोपोलीज की जो ग्रोथ थी वो इनएफिशिएंट हुई, हमारे जितने भी सेक्टर थे वो बेकार हो गए। पब्लिक जो थी, जो उनका था मतलब पब्लिक जो मोनोपोलीज थी उनकी ग्रोथ हो नहीं पाई, कि प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे अपनी जड़ फैलाने लगे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वो फेल होने लगे। तो क्या लिखा, द नीड ऑफ रिफॉर्म वाज वाइडली फेल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इन्हीं चीज के चलते। और बेटा इसमें और भी लिख सकते हो कि और भी जो हमारी इंडस्ट्री थी ना, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डाल सकते हो कि जो हमारी इंडस्ट्री थी, देखो ये सब तो काम किए गए यहाँ पर, हमने ये काम हमने किया यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये काम हमने किया, इससे फायदा करने के लिए तो किया, लेकिन इसके अंदर कुछ नुकसान भी लिखने हैं। जैसे नुकसान में आप क्या लिख सकते हो, लॉस रनिंग जो हमारे थे, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, लॉस रनिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लॉस में जाने लगे, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ठीक से, प्राइवेट सेक्टर जो थे वो लॉस में जाने लगे क्योंकि लोग क्या हो गए, कोई कंपटीशन था नहीं, लोगों को क्या होने लगा कि चलो यार सब चीजें तो आराम से हो रही हैं। ठीक है, लॉस रनिंग, जो हमारी इंडस्ट्री थी वो लॉस रनिंग हो गई। ठीक है, यानी बहुत नुकसान होने लगा, तो फिर क्या महसूस होने लगा, ये सारे जो सेक्टर थे हमारे वो क्या हो गए, एक डेड वेट हो गए। जो पब्लिक सेक्टर थे वो क्या फील होने लगे, डेड वेट, जैसे लॉस होती है ना, ऐसे। क्यों, क्योंकि बस उनका लॉस ही लॉस हुए जा रहा था, उनको झेलना आगे ठीक नहीं रह गया था। ये भी थोड़ी बातें लिख देनी है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये हमारी स्ट्रेटजी थी, और फिर हमने सोचा कि अब एक नई, एक हमें रिफॉर्म की जरूरत है जो कि 91 में है, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, केवल आपको सुनना है, इसको कान में लीड लगाओ, और जो मैंने बातें बोली इनको सुनो, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये लेसन हमारा खत्म होता है, अब अगले लेसन के साथ आएंगे जल्दी ही, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।